नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जो हमारी यूपी पीजीटी एजुकेशन मतलब कि शिक्षा शास्त्र की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, उसी की आज सेकेंड क्लास है, जहाँ पे हम लोग महात्मा गांधी की एजुकेशन फिलॉसफी, उनके जीवन के बारे में और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो सब डिस्कस करेंगे। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बने रहिए क्लास के साथ में। इसी के साथ जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अभी आराम आराम से देखेंगे, 1 या 2 दिन छोड़ के क्लासेस हो सकती हैं, बाकी जैसे ही एग्ज़ाम की डेट कंफर्म होती है वैसे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। और इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है वो कोई भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे जीआईसी हो गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गया, या फिर जीडीसी है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर पीजीटी, कोई अदर स्टेट के भी एजुकेशन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सबसे रिलेटेड उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एवं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप लोग वो सीरीज भी ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज अपनी जो दूसरी क्लास है यूपी पीजीटी एजुकेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी क्लास 2 है। और बैच ये है आरंभ बैच, ये फ्री है बिल्कुल। तो जो भी बच्चे यूपी पीजीटी एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं वो लोग इन क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि आपको हर वो चीज़ करवाई जाए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम लोग साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके चल रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा यूपी पीजीटी का सिलेबस है, इसमें ये पार्ट 1 है। तो आज हम लोग करेंगे महात्मा गांधी जी, क्योंकि ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इन महात्मा गांधी ने काफ़ी एजुकेशन पे काम किया है, पॉलिटिकल चीज़ों में भी काफ़ी काम किया है। तो हम लोगों की जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पे पैदा हुए थे। गुजरात में पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 में, पोरबंदर कहाँ पे हुए थे, जो गुजरात का पोरबंदर जिला है वहाँ पे गांधी जी पैदा हुए थे, ठीक है। उनके पिताजी का नाम क्या था, करमचंद, यहाँ पे गांधी है, करमचंद गांधी, ठीक है। एक दीवान थे, पोरबंदर स्टेट में वो जॉब करते थे, उसी में। माता जी का नाम इनकी पुतलीबाई था। इसी के साथ जो गांधी जी थे वो काफ़ी किताबें पढ़ने में अपने बचपन से ही रुचियां रखते थे, ठीक है। जैसे उन्होंने मनुस्मृति अपने बचपन में ही पढ़ी हुई थी, क्योंकि उनकी माता जी जो थी बहुत ही एक रिलीजियस लेडी थी, जिसकी कह सकते हैं कि गांधी जी उनके साथ ज़्यादा रहते थे। तो इसी वजह से उन्होंने ये सब किताबें वगैरह बचपन में ही पढ़ी थी, जैसे गीता हो गया, ठीक है, बाइबल। और जो लाइट ऑफ एशिया है, जब एनी बेसेंट की कंपनी में आए थे तब इन्होंने उनके साथ मिलके लाइट ऑफ एशिया को भी पढ़ा हुआ था। तो इनकी जो फिलॉसफी है पूरी टोटली किस पे डिपेंड करती है, जो गीता भगवत गीता है उस पर डिपेंड करती है। इन्होंने जो भगवत गीता है उसको बोला गीता माता, ये कहते थे उनको। इसके बाद गांधी जी की जो फिलॉसफी है वो अन्य किन किन नामों से जानी जाती है, जैसे यहाँ पे हो गया गांधीयन फिलॉसफी, गांधीज्म, या फिर सर्वोदय दर्शन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सर्वोदय दर्शन जो है वो किन से रिलेटेड है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसे 4 ऑप्शन दे देते हैं तो बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट किया गया। तो आप लोग ध्यान, क्योंकि गांधीयन फिलॉसफी गांधीज्म के नाम से तो पता चल जाएगा कि गांधी जी से रिलेटेड है, लेकिन सर्वोदय दर्शन बहुत से लोगों को ये नॉर्मल सा है लेकिन नहीं पता होता है। तो आप लोग ये सर्वोदय दर्शन किससे रिलेटेड है, जो गांधी जी हैं उनसे ही रिलेटेड ये सर्वोदय दर्शन है, मतलब इनकी फिलॉसफी को सर्वोदय दर्शन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी वाले बच्चों के लिए भी दिया हुआ है, जिससे कि उनको भी क्लासेस में कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो भी क्लासेस मैं पढ़ाती तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो गांधीवाद दर्शन, गांधीवाद या फिर सर्वोदय दर्शन के रूप में इनकी जो फिलॉसफी है उसको जाना जाता है, ठीक है। अब थोड़ा इनके जीवन के बारे में देख लेते हैं। गांधी जी जो थे साउथ अफ्रीका में गए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा भेदभाव, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, इन्होंने देखी कि बहुत भेदभाव देखा गया है इंडियंस के प्रति।
मतलब गांधी जी को खुद भी काफ़ी बेइज्जत फील हुआ था और ट्रेन वगैरह से उनको गिरा दिया गया था अंग्रेज़ों ने नीचे। तो वहीं से उन्होंने सोचा था कि जो उनके अंदर कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडर का भाव कहाँ से उद्गम हुआ। तो जब साउथ अफ्रीका ये गए हुए थे, ठीक है, कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि इंडियन के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार होता है, जो इंडियंस हैं उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार होता है। इन्होंने 1894 में एक इंडियन कॉन्फ्रेंस की कमेटी बनाई थी। किसकी कमेटी बनाई थी? इंडियन कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ पे थी? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने ये कमेटी बनाई थी। कब बनाई हुई थी ये? 1994 में। तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं। ये इनके थोड़े जीवन से रिलेटेड चीज़ें होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की फिलॉसफी की मेटाफिजिक्स क्या है। अब मेटाफिजिक्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटाफिजिक्स क्या होता है। तो मेटाफिजिक्स है तत्व मीमांसा, मतलब जो कह सकते हैं कि बियॉन्ड एग्जिस्टेंस चीज़ें हैं, जैसे गॉड हो गया, कोई सुप्रीम पावर होती है, या फिर हम लोग जिन भी चीज़ों को मानते हैं, मतलब भगवान हो गए, अल्लाह हो गए, ईसाई में यीशु हो गए, और फिर या सिखिज़म में बाबा गुरु नानक देव जी वगैरह, ठीक है। मतलब कोई ना कोई सुप्रीम पावर होती है, उसको क्या बोला बोला जाता है? मेटाफिजिक्स से वो रिलेट करती है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व मीमांसा। तो गांधी जी के हिसाब से जो उनका सर्वोदय, इनकी फिलॉसफी को क्या बोला जाता था? सर्वोदय दर्शन। तो उनके हिसाब से क्या था कि जो जो गीता, मतलब भगवत गीता जो थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बचपन में इसको पढ़ा था और ये काफ़ी भगवत गीता से प्रभावित भी थे। तो इन्होंने बोला कि जो भगवत गीता है वो सबसे बड़ा ग्रंथ है। मेटाफिजिक्स मतलब कोई भी सुप्रीम चीज़ या बियॉन्ड एग्जिस्टेंस जो चीज़ें हैं उनको जानने के लिए। तो उन्होंने बताया कि दो तत्व होते हैं गांधी जी की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। एक तो होते हैं भगवान, एक होती है प्रकृति। तो जो इन्होंने भगवान को क्या बोला? पुरुष बोला, ठीक है। ये सब गीता में ही दिया हुआ है। और जो नेचर मतलब मैटर चीज है, पदार्थ, वो हो गए, ठीक है। ईश्वर सर्वोच्च और परम सत्य है। इन्होंने बताया कि जो ईश्वर है वही सर्वोच्च है, अल्टीमेट है, और वही परम सत्य है, उससे बड़ा सत्य कोई भी नहीं है। उन्होंने अनादि और अनंत ऊर्जा के रूप में आत्मा, ईश्वर और सत्य को स्वीकार किया, ठीक है। तो क्योंकि ये रिलीजियस पर्सन थे, बचपन से ही इन्होंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, मनुस्मृति पढ़ी थी, लाइट ऑफ एशिया होगा, बाइबल हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ी हुई थी। तो ये भगवान में काफ़ी विश्वास रखते थे। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, मतलब अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये गीता के अनुसार भी बताया गया। अब इनकी फिलॉसफी ही गीता पर डिपेंड करती है, उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पे भी हैं। ही कंसीडर द एविडेंस बाय द एक दशा व्रत। इन्होंने एक दशा व्रत का पालन करने को कहा। एक दशा मतलब 11 व्रत हैं। यहाँ पे हम लोग अभी नीचे ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने बताया कि जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एक दस व्रत का पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग उनका पालन करते हैं वही जो है अपने आप को जान पाते हैं, और वही अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं एक दस व्रत क्या थे। एक दस व्रत क्या क्या है? आप लोगों ने इनका सुना होगा कि गांधी जी सत्य और अहिंसा पे काफ़ी काम करते थे, ठीक है। ये दो वर्ड तो इनकी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा एक दस व्रत, एक दस मतलब क्या हो गया? 11, ठीक है, मतलब 11। तो सत्य यहाँ पे हो गया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संग्रह, ठीक है, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भय वर्जन, सर्वधर्म समानतम, स्वदेशी स्पर्श भावना। या इंग्लिश में देखते हैं ट्रूथ हो गया, नॉन वायलेंस, सेलिबेसी, जो ब्रह्मचर्य बोलते हैं, टेस्टलेसनेस, मतलब चोरी नहीं करना, ठीक है। इसके बाद है नॉन हॉर्डिंग, फियरलेसनेस, भयमुक्त होना,
भेदभाव खत्म करना, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, फिजिकल लेबर, शरीर से श्रम करना, रिलीजियस गुडविल, भगवान में विश्वास रखना। इसके बाद पोलाइटनेस, मतलब पोलाइट कह सकते हैं कि आपको स्पर्श भावनावाद या फिर दूसरे के प्रति आपके मन में दया भाव हो। ठीक है, तो यही 1-10 व्रत है गांधी जी ने जो बताए। तो इन्होंने बताया कि जब कोई भी ह्यूमन है, मतलब कोई इंसान है, जब ये उनकी उसकी लाइफ का एम क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। वो अब कब सेल्फ रियलाइजेशन कब प्राप्त होता है, जब ये 1-10 व्रत का पालन किया जाता है। ठीक है, जो 11 इन्होंने एकादशा व्रत इन्होंने बोला, एकादशा व्रत, इसका पालन करने पर हमें जो अल्टीमेट एम है, हमारा अल्टीमेट एम है अपने आप को जानना, आत्म रियलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये इनकी मेटाफिजिक्स क्या होगी, ये पूरी इसी पे डिपेंड है। ठीक है, और किससे रिलेट करती थी, जो भगवत गीता है उससे इनकी मेटाफिजिक्स रिलेट करती थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक ऑफ गांधी जी सर्वोदय दर्शन। अब इन्होंने मतलब नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, नॉलेज। अब नॉलेज इनकी किस चीज पे रिलेट करती थी, तो गांधी जी ने ज्ञान को दो भागों में विभाजित किया हुआ था। एक तो होता है भौतिक ज्ञान, एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान। अब भौतिक ज्ञान कौन सा हो गया, कि हम लोग हैं, रह रहे हैं, हमारी आसपास की चीजें सोसाइटी में, या फिर जो भी हैं चीजें, मतलब जो हम जानते हैं, देख सकते हैं, वो सब किस में आ जाती है, भौतिक ज्ञान में आ जाती है। तो गांधी जी ने ज्ञान को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, एक तो भौतिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको फिजिकल या स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, भौतिक ज्ञान में भौतिक दुनिया और मानव जीवन के विभिन्न पहलू, वही बताया कि सोसाइटी से रिलेटेड चीजें, राजनीति हो गई, आर्थिक हो गई, ये सब किस में आ जाते हैं, भौतिक में। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शामिल, ये सब चीजें शामिल हैं। इसके बाद जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें ब्रह्मांड, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के तत्व मीमांसा शामिल है। मतलब तो इन्होंने बताया कि 2 प्रकार की नॉलेज जरूरी है। एक तो हमारे आसपास जो भौतिक चीजें हैं उनके बारे में जानना, उनके साथ अच्छे से तालमेल करना, उनके ऊपर काम करना, हमारी आर्थिक चीजें कैसी हैं, सामाजिक कैसी हैं, और राजनीतिक। इसके बाद एक है स्पिरिचुअलिटी, जो हमें भगवान से जोड़ती है या परमात्मा से मिलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सोलॉजी एंड एथिक्स। अब ये हो गया कि इनके जो मोरल वैल्यूज पे डिपेंड करती है सब चीज़ें, एक्सोलॉजी वगैरह। तो इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे देखते हैं। उन्होंने मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा का योग माना है। उन्होंने क्या बोला कि जो एक मनुष्य होता है वो बॉडी, माइंड एंड सोल का एक तत्व है, उससे ही मिलके बना हुआ है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति। ठीक, ये हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। इसके बाद गीता का अनासक्ति योग, श्रम, सदाचार और चरित्र के महत्व को समझने का सर्वोत्तम उपाय है। एक इन्होंने टर्म बताया था, अनासक्ति योग। कौन सा बताया था, अनासक्ति योग। ठीक है, जो किसका था, जो भगवत गीता में बताया गया है। तो इन्होंने बताया कि जो अनासक्ति योग है वो सदाचार और चरित्र के महत्व को समझने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मतलब अगर हम अनासक्ति योग का पालन करते हैं तो हम लोग हमारे सदाचार और चरित्र का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उन सब के बारे में जान सकते हैं। तो इन्होंने किसका बात की, अनासक्ति योग की बात की, जो किसमें दिया गया था, गीता में। ठीक है, इसके अलावा 1-10 व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति सर्वोदयी होता है। और ये चीज ऊपर भी इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति है 1-10 व्रत का पालन करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सर्वोदयी। ठीक, अब एजुकेशनल थॉट इनके हैं। तो इन्होंने एजुकेशनल थॉट में क्या बोला कि शिक्षा अंग्रेजी के अलावा मातृभाषा में होनी चाहिए। हमारी शिक्षा है, जो स्कूल में पढ़ाई होती है, उन्होंने बताया कि जो भी बच्चे की मदर टंग है, मतलब लोकल लैंग्वेज है जो उसकी, उसी में देनी चाहिए, ना कि अंग्रेजी में। प्लस इन्होंने बताया कि जो अंग्रेजी है वो कहीं ना कहीं गुलामी की तरफ एक मानसिक स्थिति बना देती है, जैसे कि
क्योंकि अंग्रेजों ने हम लोगों पे, इंडिया पे कितने दिन शासन किया। अब हम लोग उसको इनके गांधी जी के हिसाब से कि अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो वो मानसिक गुलामी का कारण बन जाती है। ठीक है, तो इन्होंने मातृभाषा पे काफ़ी जोर दिया कि बच्चे को जो भी उसकी लोकल लैंग्वेज है या फिर मदर टंग है उसमें ही पढ़ाना चाहिए। शिक्षा स्वावलंबी और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चा अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो पाए, अपनी जीवन या जीविका चलाने के लिए सक्षम बन पाए। ठीक है, उन्होंने दस्तकारी की शिक्षा पर जोर दिया। दस्तकारी क्या, हैंडक्राफ्ट जो एजुकेशन होती है, यहाँ पे देखते हैं हैंडक्राफ्ट मतलब कि बच्चे को कुछ ना कुछ बनाना आना चाहिए। जैसे वोकेशनल एजुकेशन में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब गांधी जी के द्वारा बताई हुई चीज़ें हैं जिसपे आज भी काफ़ी वर्क होता है। ठीक है, गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप का निर्माण किया और इसे बेसिक शिक्षा का नाम दिया। अब एक नेशनल एजुकेशन गांधी जी के द्वारा निर्मित की गई नेशनल एजुकेशन, और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन। ठीक है, बेसिक एजुकेशन। ठीक है, जो अभी भी चलती है, जो हमारी नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी कहीं ना कहीं उन सबका थोड़ा बहुत रूप देखने को मिलता है। तो और गांधी जी ने 3R मतलब पढ़ना, लिखना और अंक गणित, ठीक, इन पे जोर दिया कि पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, प्लस अंक गणित मतलब मैथ से रिलेटेड जो हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, बच्चे भी कहीं पे कुछ जा रहे हैं तो उनको कुछ दिया गया, मान लो कि वो कुछ लेके आए तो उन्हें पता होना चाहिए हमने कितने पैसे दिए, कितने वापस मिले, ये सब चीज़ें डेली लाइफ की जो है वो बच्चे को आनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने 3H पे जोर दिया, हाथ, सिर और हृदय। ठीक है, तो 3H हमारा यहाँ पे भी देख लेते हैं, जो हैंड, हेड, हार्ट मतलब हमें हाथ से चीज़ें आनी चाहिए, खुद से करनी। हेड मतलब दिमाग से हम अच्छे हों, मतलब वो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो वही बात इन्होंने भी कही है। 3R 3 और H का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, गांधी जी ने। अब इनकी एक परिभाषा है जो काफ़ी फेमस है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम गुणों से है। मतलब शिक्षा से इनका क्या तात्पर्य है कि जो बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग और द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, मतलब बच्चे के अंदर जो उसका बेस्ट है। ठीक है, जैसे जो स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि टीचर को चाहिए कि बच्चे के अंदर जो चीज़ें हैं, जन्मजात चीज़ें हैं, उन्हीं को और निखारे। वही ये सब चीज़ें ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो बच्चे के अंदर इन्नेट चीज़ें हैं उनको ही हमें अच्छे रूप में कैसे ढालना है, इस पे वर्क करना चाहिए, और यही शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन क्या है। तो शारीरिक विकास, ठीक है, मानसिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक और चरित्र का विकास, व्यावसायिक विकास, इसके बाद आध्यात्मिक विकास। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट हमारा शरीर स्वस्थ हो, उसके लिए उन्होंने योगा वगैरह को भी बताया कि ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद योगा से ही हमारा जो मन है, बुद्धि है, वो भी अच्छा रहता है। ठीक है, इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट मतलब खुद का भी विकास हो, प्लस हमारी सोसाइटी के आसपास के लोग हैं वो भी हमसे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं अच्छे से डेवलप कर पाएँ। सांस्कृतिक जो हमारा कल्चर है उस पर भी काफ़ी वर्क करने को इन्होंने बोला है कि हमारी कल्चरल चीज़ों पे भी काफ़ी फोकस होना चाहिए। इसके जो हमारी मोरल चीज़ें हैं, मतलब हमें नैतिक और चरित्र का निर्माण बताया है, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है गांधी जी की एजुकेशन में, इस पर भी वर्क करना चाहिए। व्यवसायी मतलब वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक शिक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए। और फिर है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब जो अल्टीमेट एम है हमारा कि आत्मा से परमात्मा का मेल वो किसके द्वारा होगा, जो हमारी स्पिरिचुअल चीज़ें होंगी उसके द्वारा ही संभव हो पाएगा। नेक्स्ट है करिकुलम, इन्होंने क्या क्या बताया, हाँ, कि करिकुलम में बताया कि मेथड ऑफ टीचिंग जो है
मतलब जैसा बच्चा है उसी के हिसाब से मेथड भी होना चाहिए। इसके बाद इमिटेशन मेथड, मतलब टीचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसका अनुसरण कर सकें। इसके बाद एक्टिविटी बेस्ड, मतलब बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो खुद करके सीखे। उसके सामने ऐसी चीज़ें कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म उसको ऐसा प्रोवाइड करवाना चाहिए कि बच्चे अपने जीवन के लिए खुद चीज़ें सीख पाएँ और खुद जान पाए कि हम किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं या किस फील्ड में हमको अपनी तैयारी आगे के लिए करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद मौखिक विधि, ओरल चीज़ें जो हैं उस पे भी इन्होंने काफ़ी ध्यान की, करिकुलम में वो सब चीज़ें भी शामिल होनी चाहिए। सहसंबंध, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब एक दूसरे से रिलेट करते हों। ठीक है। आजकल भी देखो ऐसी शिक्षा चल रही है कि जैसे आपने देखा है एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 1 से 5 तक, तो ईवीएस चलता है हमारा। कौन कौन सी क्लास में चलता है? 3, 4 और 5 में। ठीक है। अब 1 और 2 में ईवीएस नहीं चलता है, तो हिंदी और मैथ की बुक में ईवीएस से रिलेटेड ऐसे टॉपिक कुछ हैं, या फिर कह सकते हैं कि इंक्लूडेड हैं, कि जो जिससे बच्चे को यहाँ से ही ईवीएस, मतलब जो हमारी एनवायरनमेंट स्टडी है उसका थोड़ा थोड़ा नॉलेज देना टीचर स्टार्ट कर देते हैं। तो वही इन्होंने बताया है कि सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए, जिससे बच्चे को समझने में आसानी हो सके। ठीक है। इसके बाद है सुनना, सोचना और अभ्यास करना, लिसनिंग, थिंकिंग एंड प्रैक्टिस मेथड, इन सब पे भी इन्होंने फोकस किया। करिकुलम में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुशासन कैसा है। इन्होंने बताया स्व अनुशासन, मतलब कि हम जब सेल्फ अनुशासित होंगे, ठीक है, जैसे अब टीचर ही है, टाइम पे आता है क्लास में, टाइम से अपनी सब चीज़ें करता है, मतलब जैसे टीचर बिहेव करता है बच्चे भी वैसे सीखेंगे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये स्व अनुशासन की बात कही है। और जो ऊपर बताया है कि बच्चे टीचर का अनुसरण करेंगे, तो उसका यही मतलब होगा कि जब टीचर अनुशासित होंगे तो बच्चे भी अनुशासित होंगे। ठीक है। अध्यापक आदर्श व्यक्ति, और यहाँ पे उसका भी यही मतलब हो गया कि जो टीचर है हमारा वो आइडियल होना चाहिए। ठीक है। विद्यार्थी भी अनुशासित रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक। विद्यालय कैसा हो? क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी, मतलब रचनात्मक उत्पादकता, मतलब विद्यालय ऐसा हो जो प्रोडक्टिविटी को क्रिएट करे। बच्चों में जो भी क्रिएटिव चीज़ें हैं उनको इस तरीके से करवाए जाएं कि, और वोकेशनल जैसे सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करेंगी, तो जो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है उनको उन पर अगर वर्क किया जाएगा तो वोकेशनल चीज़ों पे भी बच्चों को उसी हिसाब से ध्यान जाएगा, वो उस हिसाब से वर्क कर पाएंगे। ठीक है। अब कुछ और भी एस्पेक्ट्स इनकी एजुकेशन के हैं, जैसे मास एजुकेशन हो गया, वुमेन एजुकेशन, को एजुकेशन, वोकेशनल, रिलीजियस। इसके बाद नेशनल एजुकेशन, बेसिक शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, बेसिक शिक्षा 1937 में जो वर्धा एजुकेशन हमारी जो थी वो आई हुई थी। ठीक है। 1937 में तो वुमेन एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा पे इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, मतलब और को एजुकेशन पे भी बात की है। वोकेशनल तो हम लोग देख चुके हैं कि अपनी लाइवलीहुड के लिए वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। रिलीजियस यहाँ पे मतलब हो गया वही स्पिरिचुअल चीज़ें, जैसे गीता का ज्ञान है। इन्होंने बताया कि बच्चे का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या होना चाहिए? सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो किससे आएगा? यहाँ पे रिलीजियस कह सकते हैं, यहाँ पे रिलीजियस शब्द वैसे यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल शब्द गांधी जी ने यूज किया था। ठीक है। कोई प्रॉपर रिलीजियस वैसे पर्टिकुलर एकदम कह सकते हैं कट्टरवाद टाइप का कुछ नहीं था, स्पिरिचुअल चीज़ों पे इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया था। ठीक है। अब एम ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या है? फिजिकल, ये हम लोग देख चुके हैं कि मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो। इसके बाद सर्वोदय सोसाइटी का निर्माण हो। ठीक है। सर्वोदय सोसाइटी, सर्वोदय दर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी हिसाब से बच्चे को तैयार करना चाहिए। इसके कल्चरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर, मोरल डेवलपमेंट, ये सब बेसिक जो एजुकेशन है मन नेशनल शिक्षा जो गांधी जी के द्वारा बताई गई थी उसके एम है। वोकेशनल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, इसके बाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
ये यहाँ पे जो हमारी बेसिक एजुकेशन है उसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं कि ये क्या क्या दिए गए हैं। इन्होंने बताया था कि कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। ठीक है, इसके बाद मीडियम ऑफ लैंग्वेज शुड बी मदर टंग, बेसिक हैंडक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, द हैंडीक्राफ्ट शुड बी सेलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड रीजनल नीड्स। मतलब जो बच्चे को हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें सिखाई जाएंगी वो बच्चे के लिए सुटेबल होने चाहिए, प्लस जहाँ पे वो रह रहे हैं उस एरिया के नीड के अकॉर्डिंग उनको हैंडीक्राफ्ट या वोकेशनल एजुकेशन की शिक्षा देनी चाहिए। द आर्टिकल्स मेड बाय चिल्ड्रन शुड बी यूटिलाइज्ड एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट वी अर्न विद विच स्कूल एक्सपेंडिचर शुड मीट। ठीक, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने क्या बताया कि 7 से 14 साल की आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन हो, भाषा का माध्यम क्या हो, मातृभाषा मतलब उनकी लोकल लैंग्वेज में सिखाया जाए, बुनियादी शिक्षा कैसी हो, उद्योग संबंधित हो, और उनको ऐसी चीज़ें सिखाई जाए जो उनके लोकल एरिया से संबंधित हो, प्लस बच्चे की भी उसमें रुचि हो। ठीक है, और बच्चों के द्वारा जो भी चीज़ें हैं बनाई जाती हैं ऐसी बनाई जाए कि उनको जैसे कोई कह सकते हैं कि एग्जीबिशन वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे उनके सामानों को बेचा जाए जिससे वो कुछ अर्निंग करे, तो उनके अंदर क्या होगा, उस चीज़ के प्रति और भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में इन्होंने बात किया है। इसके बाद है कि प्रिंसिपल क्या है, शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाना, ये तो हो गया। स्वावलंबी बनाना, सत्य और अहिंसा का सिद्धांत, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम, हस्तकला आधारित, ये सब चीज़ें हो गई। करिकुलम हम लोग देख चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। करिकुलम कैसा हो, हस्तशिल्प और उद्योग मतलब कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, पुस्तक कला, मिट्टी का काम, मत्स्य पालन, ये सब चीज़ें सिखाई जाएँ। इसके बाद मातृभाषा की बात इन्होंने की है। व्यवहारिक गणित मतलब जैसे वजन का नाप तौल, अंक गणित मतलब जो डेली लाइफ में चीज़ें यूज होती हैं उन पे फोकस किया जाए। ठीक है, सामाजिक विषय में क्या क्या है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और सामाजिक अध्ययन को पढ़ाया जाए। सामाजिक विज्ञान में प्रकृति अवलोकन मतलब नेचर चीज़ों की भी इन्होंने बात की है, जैसे बागवानी हो गया, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, गृह विज्ञान, ये सब क्या हो गया, सामान्य ज्ञान के विषय हो गए। संगीत मतलब म्यूजिक की बात की है। चित्रकला, आर्ट, स्वच्छता, हाइजीन प्लस हाइजीन कैसी कि एक फिजिकल प्लस मेंटल दोनों प्रकार से हाइजीन के बारे में बच्चों को बताया जाए। ठीक है, नैतिक शिक्षा, मोरल जो एजुकेशन है उस पर भी बात की जाए स्कूल्स में। ये बेसिक शिक्षा के सब्जेक्ट वगैरह हो गए। मेथड ऑफ टीचिंग क्या कहते हैं, करके सीखना, एक्टिविटी बेस्ड मतलब बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए। मौखिक भाषा जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और विषय एक दूसरे से संबंधित हो। ठीक है, आत्म अभिव्यक्ति सीखने के अवसर दिए जाएं, मतलब उनको अपने खुद की चीज़ों को एक्सप्रेस करने के भी अवसर दिए जाएं। ऐसा नहीं कि टीचर ही जो बोल रहा है बच्चे को वही करना है, नहीं, बच्चे कब खुल के आएंगे, कब उनकी नीड के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, जब वो अपनी चीज़ें खुद कह सकते हैं बिना कोई हिचक या डर के। ठीक है, सामाजिक कार्यों पर ध्यान दें, मतलब सोशल वर्क पे भी ध्यान देना चाहिए, मतलब उस पर वर्क भी करवाना चाहिए। वास्तविक पर्यावरण की वास्तविक गतिविधियों में कला को लेकर वास्तविक ज्ञान और कौशल और इसे एक संपूर्ण इकाई के रूप में प्राप्त करना, मतलब रियल नॉलेज के लिए रियल एक्टिविटी करवाना बहुत ज़रूरी है जो कहाँ पे एनवायरनमेंट में रह के हो सकती है। ठीक है, और पूरी एक होल चीज़ की तरह से वर्क करना चाहिए, क्योंकि टुकड़ों में अलग अलग चीज़ें होंगी तो वो इतनी समझ नहीं आती। जब पूरी होल एक तरीके से होंगी तो फिर चीज़ें ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो ये क्या हो गया, मेथड ऑफ टीचिंग हो गया कि कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये गांधी जी की मेथड ऑफ टीचिंग उन्होंने जो सजेस्ट किए थे बेसिक एजुकेशन में। इसके बाद मेरिट हम लोग देख लेते हैं कि मेरिट क्या है बेसिक एजुकेशन के। आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास, फिजिकल, इमोशनल, मोरल, इसके बाद इंटेलेक्चुअल, ये सब चीज़ें। वास्तविक जीवन की तैयारी, मतलब उनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग
जो होती है उसके प्रति हम लोग क्लासरूम या वैसे सिखा पाएँ, जिससे वो अपने जीवन को आसानी से जिएँ या फिर एडजस्टमेंट की भावना को अपने में विकसित कर पाएँ। ठीक है, वर्ग भेद का उन्मूलन मतलब छुआ-छूत की जो भावना होती है उसको ख़त्म किया जाए। अब वो ख़त्म कब होगी? स्कूल और घर से ही ख़त्म होती है। जब तक स्कूल और घरों से ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, तो ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती हैं, चाहे कितने भी हमारे संविधान में लिखा है। आप लोगों को पता है ये सब चीज़ें आज भी कहीं न कहीं होती हैं ये सब चीज़ें। इसका संपूर्ण ज्ञान और गतिविधियों का एकीकरण, ठीक है। इसके बाद शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को चुनना। इन्होंने मातृभाषा पर काफ़ी वर्क किया है। स्कूल और समाज के बीच समीपस्थ संबंध, मतलब जो हमारा स्कूल है और सोसाइटी है, इस प्रकार से वर्क करें कि एक दूसरे से संबंधित हों, एक दूसरे पे डिपेंड हो। ठीक है, कुछ डिमेरिट भी हैं जो बताई गई हैं। गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन है उस पर इन्होंने इनकम्प्लीट प्लान है, मतलब कोई प्रॉपर इन्होंने जैसे एम बताए हैं, मेथड बताए हैं, प्रॉपर कोई एक स्ट्रक्चर नहीं बताया गया है। ठीक है, इसके बाद उच्च शिक्षा के साथ संबंध का अभाव, मतलब हायर एजुकेशन पे कोई बात नहीं की है, प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा बात की गई है। इसके बाद शहरी क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त, मतलब जो अर्बन एरियाज हैं, क्योंकि गांधी जी ने रूरल एरिया पे काफ़ी बात की है, अर्बन एरिया पे इतनी बात बेसिक शिक्षा में नहीं की गई है। हस्तशिल्प पर अधिक जोर मतलब इन्होंने हैंड क्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जबकि बहुत सारे बच्चे हैं जो और भी अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, फिर अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। इसके बाद कच्चे माल की बर्बादी, मतलब इन्होंने जैसे हैंड का वोकेशनल में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं कि उनसे ये बनाया जाए, ये बनाया जाए, अलग अलग चीज़ें बनाना सिखाई जाए, तो वो क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत से बच्चे हैं जो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो कितनी सारी चीज़ की बर्बादी भी होती है। इसके समय और ऊर्जा का दुरुपयोग, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें ही बताया कि वोकेशनल चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वोकेशनल चीज़ों पे ध्यान दें। अब बच्चे छोटे होते हैं तो उसमें उनको वोकेशनल चीज़ों के लिए उस तरीके से तैयार करना, ठीक है, क्योंकि अगर हायर एजुकेशन बात करते तब जाके वहाँ पे बात की जाती, तो एक चीज़ होता है कि हाँ बच्चे मेंटली इतने प्रिपेयर हो चुके हैं कि उस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट है, डिमेरिट कह सकते हैं बेसिक एजुकेशन के। तो इसी प्रकार से इसके बाद है यहाँ पे MS पटेल हैं, उन्होंने बताया कि शिक्षा का उनका दर्शन अपनी सेटिंग, मतलब गांधी जी की फिलॉसफी है ऑफ एजुकेशन नेचुरलिस्टिक इन इट्स सेटिंग, ठीक है, आइडियलिस्टिक इन इट्स एम एंड प्रैग्मेटिस्ट इन इट्स मेथड एंड प्रोग्राम ऑफ वर्क। उन्होंने बताया कि गांधी जी जो है प्रकृतिवादी भी हैं, इसके बाद आदर्शवाद भी है, इसके बाद हो गया प्रयोजनवाद भी है। अब कैसे कैसे हैं? प्रकृतिवादी हैं कि उनके जो जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की कला, ठीक है। आदर्शवाद कैसे हो गए? जो सोसाइटी को लेके उनके वर्क रहते हैं या सोशल वर्क पे जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उन सबको देखते हुए वो आदर्शवादी भी हैं। और जो जैसे वोकेशनल वगैरह की बात करते हैं, सोसाइटी से कैसे वोकेशनल चीज़ों को कैसे वर्क करवाया जाए उस सब पे बात करते हैं, तो उस हिसाब से वो प्रयोजनवाद पे भी काम करते हैं। तो इसीलिए गांधी जी को नेचुरलिस्टिक, आइडियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिस्टिक तीनों ही बोला जाता है। तो ये किसने बात कही है? MS पटेल ने। ठीक है, तो ये आज गांधी जी की पूरी फिलॉसफी, जो भी एजुकेशनल थॉट रहे हैं या जिन जिन चीज़ों पे उन्होंने वर्क किया है, मेथड क्या है, करिकुलम क्या है, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हैं। आशा करती हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी, क्योंकि कोशिश की गई है कि सारी चीज़ें एक जगह रखी जाएँ और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी जाएँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको क्लास समझ में आई हो और पसंद आई हो या कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेशन से रिलेट करते हुए बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो आप लोगों की सहयोग की बहुत आवश्यकता है, इसको ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा आप लोग, मतलब हम लोग मिलके ही सीख रहे हैं,
कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हो सकता है मेरे पढ़ाने में भी कुछ आप लोगों की ना समझ में आए, तो आप लोग वो बता सकते हैं, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और इसी प्रकार से बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।